क्रिमिनल के दिमाग की लिमिट कोई नहीं जान सकता। क्राइम करने की चाह उसे किसी भी हद तक ले जा सकती है और इंसान से क्या कुछ करवा सकती है, ये पता कर पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे ही आज से 28 साल पहले एक इतना खौफनाक केस सबके सामने आया था जिसे कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा था और इंडिया के हर अखबार के फ्रंट पेज पर बस इस केस की बात हो रही थी। ये केस एक कपल का था जिनके रिश्ते वक्त के साथ इतने खराब हो गए कि इनका एंड सिर्फ जान लेने से हुआ। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वॉचिंग भावना क्लिप्स। नैना साहनी एक बहुत ही स्मार्ट लड़की थी। वो बचपन से ही गोल ओरिएंटेड थी और अपने ओपिनियन दूसरों के सामने रखना जानती थी। नैना दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी जिसमें वो अपने कॉलेज के स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई थी और साल 1989 में ये दिल्ली के यूथ कांग्रेस की गर्ल्स विंग की जनरल सेक्रेटरी बन गई थी। पॉलिटिक्स में काम करते हुए वो इसी विंग के एक आदमी से मिली जिसका नाम था सुशील शर्मा। सुशील और नैना दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इन दोनों की पर्सनैलिटी भी काफ़ी सिमिलर थी क्योंकि सुशील जब कॉलेज गया तो उसे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और नैना की तरह ही वो अपने कॉलेज के पॉलिटिक्स विंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। सुशील बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, वो सबकी मदद भी करता था और टाइम टू टाइम एज अ लीडर वो सबको मोटिवेट भी करता था। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से और उसके आउटगोइंग नेचर की वजह से ये स्टूडेंट के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। साल 1989 में सुशील की मुलाकात नैना से हुई। क्योंकि ये दोनों ही कांग्रेस के यूथ विंग के लीडर थे तो ये दोनों काफ़ी बार आपस में टकराते रहते थे। जैसे सुशील ने नैना को देखा तो वो उसे देखते ही पसंद आ गई थी और वो नैना को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब इन दोनों की पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट भी काफ़ी सिमिलर थे और दोनों में प्यार भी था, जिस वजह से प्यार में पड़कर साल 1993 में इन दोनों ने शादी कर ली। पर इन दोनों ने ये शादी प्राइवेट ही रखी क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे पॉलिटिक्स की वजह से। और दूसरी बात, सुशील अपनी लाइफ में हमेशा से ही कुछ बड़ा करना चाहता था तो वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी की वजह से उसकी कामयाबी में कोई रुकावट आए। और कहीं ना कहीं सुशील को ये चीज़ लगती थी कि अब उसकी शादी हो गई है और ये चीज़ दूसरे यूथ को पता चल जाएगी तो वो उसे कमज़ोर समझेंगे। तो उसने इन सब चीज़ों को लेकर नैना से बात करी। अब क्योंकि नैना भी उससे बहुत प्यार करती थी तो उसने इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया और ये भी समझने लगी और इस शादी को प्राइवेट ही रखा। सुशील और नैना के परिवार के अलावा किसी को नहीं पता था कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। शादी के बाद सुशील और नैना दिल्ली के गोल मार्केट में रहने लगी। शादी के कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक था, वो दोनों खुशी खुशी साथ में रह रहे थे, अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे थे। पर धीरे धीरे उनकी ये हैप्पी मैरिड लाइफ उनके लिए सफोकेटिंग बनती जा रही थी। शादी के कुछ टाइम बाद सुशील ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। सुशील का कई लड़कियों के साथ अफेयर था। वो उनकी मदद करने के नाम पर उनके साथ घूमने जाता था जो कि नैना को बिल्कुल पसंद नहीं था। पर नैना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन थी इसलिए वो सुशील से डायरेक्ट पूछ लिया करती थी, उससे इन सब के बारे में बात कर लेती थी। पर सुशील को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और इसी वजह से दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ रही थी। सुशील खुद तो बाहर घूमता रहता था, लड़कियों के साथ अफेयर रखता था, पर वो नैना से एक्सपेक्ट करता था कि ये पूरा टाइम घर में ही रहे, किसी से मिले जुले नहीं, किसी से बात ना करे और वो काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव था। धीरे धीरे सुशील नैना पर हाथ उठाने लगा। वो नैना को लाइन में रखने के लिए घर में बंद रखता था, यहाँ तक कि उसने अपनी घर के नौकर को बोल रखा था कि नैना पर नज़र रखे। और नैना दिन भर क्या करती है, कहाँ जाती है, किस किस से बातें करती है, किन किन लोगों से मिलती है, ये सब सुशील को बताए। इन दोनों की शादी को ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके थे और सुशील ने अभी तक अपनी शादी को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था। तो नैना घर में रह रह के बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करती थी। ना ही वो किसी से कुछ कह सकती थी और ना ही किसी को अपना दर्द बता सकती थी। तभी नैना ने डिसाइड किया कि वो अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड मतलूब करीम से इन सब के बारे में बात करेगी। तो धीरे धीरे नैना और मतलूब बात करने लगे। कभी कभी एक दूसरे से मिलते भी थे और कॉल पर घंटों घंटों बातें भी करते थे। नैना मतलूब को सारी बात बताती थी ताकि उसका थोड़ा दर्द कम हो जाए। और जैसे ही सुशील को ये पता चला कि नैना किसी आदमी मतलूब करीम से बात कर रही है, उसके कांटेक्ट में है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उन लोगों के बीच में दोबारा से झगड़ा शुरू हो गया। सुशील को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो मतलूब से बात कर रही है क्योंकि मतलूब नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था। मतलूब करीम नैना के साथ कॉलेज में पढ़ता था और कांग्रेस पार्टी में ही काम करता था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे।
पर मतलूब एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था, तो नैना के पिता उनके प्यार के खिलाफ थे और इस वजह से ये दोनों अलग हो गए। पर ब्रेकअप के बाद भी ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और क्योंकि दोनों सेम ही पार्टी के थे, काम करते थे साथ में, तो उनका मिलना जुलना होता रहता था। और वैसे भी अब तक मतलूब की भी शादी हो चुकी थी, तो वह नैना की मदद करना चाहता था। इसलिए मतलूब को लगा कि अगर मैं नैना से बात भी करूंगा जिसकी खुद शादी हो चुकी है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। इधर नैना अपनी शादी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी, उसे अब सुशील के पास नहीं रहना था। इसलिए नैना ने एक प्लान बनाया कि वो ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी और वहीं पर अपना एक्सपोर्ट बिजनेस ओपन करेगी। इसीलिए उसने मतलूब से कांटेक्ट भी किया था और नैना के पूरे प्लान के बारे में सुनकर मतलूब ने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दिया था। सुशील काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव था और वो बार बार नैना के कैरेक्टर पर शक करता था, क्योंकि नैना मतलूब से घंटों तक बातें करती थी। और वैसे भी सुशील को उसके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता था कि ये दोनों रिलेशनशिप में रह चुके हैं, तो सुशील को लगता था कि नैना और मतलूब का अफेयर चल रहा है। सुशील जब भी घर पहुंचता था तो वो टेलीफोन पर रीडायल बटन प्रेस करता था, ये चेक करने के लिए कि नैना आखिर किससे बात कर रही थी। नैना को सुशील के साथ नहीं रहना था, वो सुशील के गुस्से के बारे में अच्छे से जानती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि मतलूब के साथ कॉल पर बात करने की वजह ही उसकी जान लेने का कारण बन जाएगी। 2 जुलाई 1995 को सुशील घर आया और उस समय नैना फ़ोन पर बात कर रही थी। जैसे ही नैना ने सुशील को देखा, उसने घबराकर अपना फ़ोन रख दिया। सुशील को शक हुआ और जब नैना वहाँ से दूसरे कमरे में चली गई तो सुशील ने टेलीफोन का रीडायल बटन दबाया तो कॉल मतलूब करीम ने उठाई। जैसे ही सुशील ने मतलूब की आवाज़ सुनी, उसे गुस्सा आ गया और वो सीधा फ़ोन रखकर नैना के पास चला गया। सुशील और नैना के बीच में बहस हुई, काफ़ी कहासुनी हुई, जिसके बाद सुशील ने गुस्से में आकर अपनी रिवॉल्वर निकाली और नैना पे फायर करना शुरू कर दिया। उसने नैना को 3 गोलियां मारी, जिसमें से एक गोली नैना के सर में लगी, दूसरी उसके नेक में और तीसरी गोली मिस हो गई, जो कि जाकर सीधा एसी में लगी। गोली लगने के साथ ही नैना की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। जब सुशील ने चेक करा तो नैना मर चुकी थी। इसके बाद उसने नैना की बॉडी को डिस्पोज करने का सोचा। उसने नैना की बॉडी को प्लास्टिक बैग और बेडशीट में रैप करके अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखा और गाड़ी यमुना नदी के पास लेकर आ गया। उसका पहला प्लान था कि वो नैना की बॉडी को यमुना नदी में फेंक देगा, पर वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि नदी के किनारे तो काफ़ी लोग हैं और लोगों को देखकर वो थोड़ा डर गया कि कहीं ये लोग मुझे पहचान ना ले, इसलिए उसने अपना प्लान चेंज कर दिया। जिसके बाद सुशील नैना की बॉडी को अपने बगिया रेस्टोरेंट में लेकर गया। ये रेस्टोरेंट सुशील और उसके एक दोस्त का ही था। यहाँ पहुंचकर उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को बुलाया और कहा कि जल्दी से रेस्टोरेंट खाली करवा दो। जिसके बाद सारे कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को वहाँ से भेज दिया गया। ग्राहकों के वहाँ से निकलते ही रेस्टोरेंट की बत्ती बुझा दी गई, पर रेस्टोरेंट का तंदूर अब भी जल रहा था। कनॉट प्लेस के इलाके में तंदूर का धधकना या तंदूर का जलना रोज़मर्रा की बात थी। लोग देर रात यहाँ खाना खाने आते थे, मगर उस रात तंदूर में जो होने जा रहा था ना, वैसा शायद ही उससे पहले दुनिया के किसी तंदूर में हुआ हो। सुशील के कहने पर रेस्टोरेंट पूरी तरह खाली हो चुका था। अब अंदर सिर्फ रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव और सुशील शर्मा थे। इसके बाद सुशील कार की डिग्गी से पॉलिथीन बाहर निकालता है। पॉलिथीन में एक महिला की लाश थी। सुशील लाश के बारे में केशव को झूठी सच्ची कहानी सुनाता है, पर यह नहीं बताता कि लाश किसकी है। इसके बाद केशव के साथ मिलकर ये रेस्टोरेंट के चाकू से लाश के टुकड़े करता है, फिर हर टुकड़े को इस रेस्टोरेंट के जलते तंदूर में डालता जाता है। दरअसल तंदूर की गहराई और तंदूर का मुंह दोनों छोटे थे। पूरी लाश एक बार तंदूर में नहीं आ सकती थी, इसलिए दोनों साथ में लाश के टुकड़े करके तंदूर में डाल रहे थे। अब टुकड़ों में बटी पूरी लाश तंदूर के अंदर थी, पर तंदूर ठीक से नहीं जल रहा था। तो आग को तेज करने के लिए सुशील ने केशव से मक्खन लाने को कहा। अब दोनों मिलकर तंदूर में मक्खन डालने लगते हैं। तरीका काम कर जाता है। मक्खन के इस्तेमाल से तंदूर में काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। सुशील ने केशव को तंदूर के पास रखा ताकि वो आग जलाए रखे और खुद गेट पर चला गया ताकि ये देख सके कि कोई अंदर तो नहीं आ रहा। आग की लौ कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई थी, जिसकी वजह से गड़बड़ भी हो गई थी। दरअसल 2 जुलाई 1995 की ही रात को कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंज और चंद्रपाल अपने रूटीन नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये लोग जैसे ही अशोका रोड की तरफ मुड़े, तभी उन्हें एक रेस्टोरेंट से बहुत सारा धुआं निकलता हुआ दिखाई दी। फिर दोनों उस रेस्टोरेंट तक गए, लेकिन रेस्टोरेंट उस समय बंद था। उन्होंने वहां खड़े गार्ड से धुएं के निकलने की वजह पूछी। तभी रेस्टोरेंट से एक आदमी निकल कर आया और उसने बताया
कि रेस्टोरेंट में कुछ वेस्ट जलाया जा रहा है जो कि कुछ देर में जलना खत्म हो जाएगा। ये सुनकर दोनों वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाते ही उन्हें पीछे से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। ये औरत सब्जी बेचने वाली थी जो रेस्टोरेंट के बाहर फुटपाथ पर ही सो रही थी। इसकी नजर रेस्टोरेंट में लगी आग पर जाती है और इसको लगता है कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है, जिसकी वजह से ये बहुत तेज चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है कि आग लग गई, आग लग गई। जिसके बाद दोनों पुलिस वाले हड़बड़ी में वापस उस रेस्टोरेंट पहुंचे और उन्होंने देखा कि आग की लपटें अब रेस्टोरेंट के अंदर से निकलकर बाहर तक आ गई थी। उन्होंने तुरंत बैकअप बुलाया और फायर डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया। उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की ताकि वो आग को बुझा सके, पर उस रेस्टोरेंट का दरवाजा अंदर से बंद था। कुंज और चंद्र देरी ना करते हुए दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ चले गए और उन्होंने वहां देखा कि दो आदमी एक तंदूर को हवा दे रहे हैं, उसमें पेपर और लकड़ी के पीस डाल रहे हैं। उनमें से एक वहां का मैनेजर केशव था और दूसरा आदमी वही था जो उन्हें थोड़ी देर पहले बाहर मिला था, जिसका नाम था सुशील शर्मा। चंद्रपाल ने वहीं से आवाज लगाकर उन्हें आग के बारे में चेतावनी दी और सुशील शर्मा ने कहा कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है और उन दोनों पुलिस वालों के लिए इस वक्त वहां से चले जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ कुछ पुरानी पार्टी के डॉक्यूमेंट जला रहे हैं। पर कांस्टेबल कुंज को उस तंदूर से मांस के जलने की बदबू आ रही थी। उसका शक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए और सबसे पहले जाकर उन्होंने तंदूर की आग बुझाई। इसके बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तंदूर के बाहर इंटेस्टाइन लटक रहे थे और तंदूर के अंदर एक इंसानी शरीर जला पड़ा था। पानी डालने से शरीर की स्किन हड्डियों से अलग हो गई थी, जिसकी वजह से एक बहुत बुरी स्मेल चारों तरफ फैलने लगी थी। इतनी देर में पुलिस की बैकअप टीम भी वहां पर आ चुकी थी। सुशील वहां से तब तक गायब हो चुका था, लेकिन केशव वहीं पर खड़ा था। केशव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अगली सुबह उस इंसानी लाश की बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट से मिलने की खबर हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बन गई। सुशील फरार हो चुका था। पुलिस केशव से इंटेरोगेशन कर रही थी, लेकिन ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। तो जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसका सुशील के साथ क्या रिश्ता है, तो उसने बताया कि ये रेस्टोरेंट सुशील शर्मा का ही है और उसके केशव पर बहुत एहसान है, इसलिए उसके कहने पर ही मैंने ये सब किया था। उसी दिन एक आदमी पुलिस स्टेशन में आया जिसने अपना नाम मतलूब करीम बताया और उसने पुलिस से कहा कि वो लाश सुशील की बीवी नैना साहनी की है। धीरे धीरे सुशील शर्मा के सस्पेक्ट होने की न्यूज हर जगह फैल गई। पुलिस सुशील की तलाश में लगी हुई थी, पर उन्हें सुशील कहीं भी नहीं मिल रहा था। पर एक दिन अचानक दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि 9 दिन से फरार सुशील ने खुद को बेंगलुरु पुलिस को सरेंडर कर दिया है, लेकिन उसने नैना के खून में उसके इन्वॉल्व होने से साफ इनकार कर दिया है। मगर कुंज और चंद्र ने सुशील को अपनी आंखों से क्राइम सीन पर देखा था और उससे बात भी की थी और उन्हें पता था कि सुशील झूठ बोल रहा है। पुलिस ने सुशील से सच उगलवाने के लिए उसे कई अलग अलग तरीकों से इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुशील ने फाइनली कन्फेस किया कि उसी ने नैना का मर्डर किया था, जिसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए दिल्ली से फरार हो गया था। उसके बाद सुशील ने पुलिस को 2 जुलाई को क्या हुआ था सब सच सच बता दिया कि कैसे उसने 2 जुलाई की शाम को नैना को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पर यह सिर्फ एक अफेयर के चलते शक की गुना पर मर्डर नहीं हुआ था। दरअसल इसकी वजह थी सुशील का डोमिनेटिंग, इनसिक्योर और अब्यूसिव नेचर। और फाइनली सुशील को जेल हो गई। कोर्ट ने सुशील को डेथ सेंटेंस दिया, लेकिन कई सालों तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुशील के जेल में अच्छे कंडक्ट की वजह से 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जिसे पूरा होने के बाद 22 दिसंबर 2018 को सुशील को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। शक के दायरे में आकर सुशील ने नैना की जिंदगी खत्म कर दी। आखिर ये सब करके उसे क्या हासिल हुआ? जब ये कांड लोगों को पता चला तो पूरी दिल्ली से दहल गई थी। आपको क्या लगता है कि इस क्राइम के लिए 20 से 25 साल जेल में काटना काफी है? ऐसे क्राइम के लिए क्या फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? आपके क्या व्यूज है इस पूरे केस को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी नए केस के साथ।